हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हमारा समाज और पर्यावरण भाग 8। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 10, जिसका नाम है ऊर्जा और शक्ति के संसाधन। इसमें हम पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन के बारे में, प्रमुख शक्ति संसाधन, भंडारों के संभावित क्षेत्र, तेल उत्पादक क्षेत्र, यूरेनियम के भंडार, खनिज और विद्युत संसाधनों का संरक्षण, जैव समूह और बायोगैस के बारे में। तो ऊर्जा या शक्ति उत्पादन करने वाले सभी स्रोत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण बहुत से तरीकों से किया जाता है, जो इस प्रकार है। ऊर्जा के वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक स्रोत। वाणिज्यिक स्रोत के बहुत से स्रोत हैं। ये हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत के अंदर तापीय, जलीय और नाभिकीय हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत गोबर, जलाऊ लकड़ी, ईंधन की तरह जलाए जाने वाले फसलों के द्वितीयक उत्पादक हैं। दूसरा है ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत न्यूनाधिक रूप से वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोतों जैसे ही होते हैं, अर्थात ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और नाभिकीय ऊर्जा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के भावी संसाधन, उदाहरणार्थ सौर ऊर्जा, पवन शक्ति, ज्वारीय शक्ति, गैस तापीय ऊर्जा और जैव समूह आदि हैं। ऊर्जा स्रोतों के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। आरंभ में मनुष्य ने पवन शक्ति और जल शक्ति का प्रयोग किया तथा अपनी जरूरतों को पूरा किया। ईंधन लकड़ी का उपयोग घरेलू कार्यों तक ही सीमित था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति होने पर कोयले को ऊर्जा स्रोत के रूप में सर्वाधिक महत्व दिया गया। यह धीरे धीरे बहुत महंगी चीज हो गई। बाद में विभिन्न खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग किया जाने लगा। जहां प्रवाहित जल या झरने हैं और अपेक्षित प्रविधि भी उपलब्ध है, वहां जल विद्युत को वरीयता दी गई। युद्ध के बाद की अवधि ने ऊर्जा के एक अन्य स्रोत अर्थात नाभिकीय ऊर्जा को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। अगला शीर्षक है हमारा जीवाश्म ईंधन। ईंधन को गर्मी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जीवाश्म पृथ्वी की पपरटी की अवसादी चट्टानों में लंबे समय तक दबे हुए पौधों और जंतुओं के अवशेष होते हैं। कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक तेल अथवा प्राकृतिक गैस इसी तरह के जीवाश्म ईंधन कहे जाते हैं, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ के अवशेष से बने हैं। कोयला पौधों की उत्पत्ति है, जबकि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जंतुओं के अवशेषों के अपघटन होने से बनते हैं। जीवाश्म ईंधनों का एक बार उपयोग करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर सकता अथवा उनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। ये प्रदूषण मुक्त नहीं है। इनसे गैस, धुएं आदि निकलने के कारण अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला शीर्षक है हमारा प्रमुख शक्ति संसाधन। सबसे पहला आता है इसमें कोयला। कोयला वनस्पति का रूपांतरित रूप है, जो लाखों वर्ष पूर्व भूमि की परतों के नीचे दब गया था। कोयले की गुणवत्ता उसमें उपस्थित कार्बन के अंश या मात्रा पर निर्भर करती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने पर उसकी गुणवत्ता बढ़ती है और गुणवत्ता की दृष्टि से कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। पीट सबसे घटिया कोयला है, जिसमें कार्बन का अंश 50 से 60% ही होता है। लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, इसमें 60 से 70% कार्बन का अंश होता है। और बिटुमिनस, जो विश्व में सबसे अधिक व्यापक रूप में पाया जाता है, उसमें 70 से 90% तक
कार्बन युक्त होता है और एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम कोयला है जिसमें 90% से अधिक कार्बन होता है। संसार में कुल कोयला भंडारों का लगभग 1/3 भाग रूस में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में विश्व का 90% कोयला पाया जाता है। भारत में प्रमुख कोयला भंडार एवं उत्पादक क्षेत्र झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु, गुजरात तथा राजस्थान, असम आदि राज्यों में पाया जाता है। अगला आता है हमारा पेट्रोलियम। आधुनिक युग में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। उपयोगिता की दृष्टि से इसका महत्व कोयले से अधिक है। यह एक जीवाश्म ईंधन है जिसकी उत्पत्ति जीवों के सड़ने तथा गलने अथवा चट्टानों के दबने से हुई। यह अवसादी शैलों में पाया जाता है। अधिकांश तेल क्षेत्र समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम अशुद्ध रूप से प्राप्त होता है। इसे तेल शोधक कारखानों में साफ करके गैसोलीन, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। विश्व में 2/3 पेट्रोलियम भंडार दक्षिणी पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के आसपास हैं। यहाँ कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात आदि देश प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर आधारित है। वेनेजुएला तथा लीबिया भी प्रमुख तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश हैं। चीन तथा रूस में भी तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। भारत में आवश्यकता से बहुत कम पेट्रोल मिलता है, अतः यहाँ विदेशों से पेट्रोलियम आयात करना पड़ता है। देश में सर्वप्रथम असम क्षेत्र में पेट्रोलियम प्राप्त हुआ था, किंतु ये भंडार अब समाप्ति के कगार पर है। देश के 60% से अधिक तेल का उत्पादन मुंबई से 115 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित बॉम्बे हाई नामक क्षेत्र में किया जाता है। गुजरात राज्य भी तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कावेरी तथा गोदावरी बेसिन के अपतटीय क्षेत्रों में भी कुछ तेल मिलता है। देश में पेट्रोल शोधनशालाएं डिगबोई व नूनमती, हल्दिया, बरौनी, मथुरा, कोयली, ट्रॉम्बे, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम एवं पानीपत तथा करनाल आदि राज्यों में स्थित हैं। आगे देखते हैं भंडारों के संभावित क्षेत्र। भारत का एक विशाल भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बाहर अवसादी शैलों से घिरा हुआ है। यह शैल एक समय मौजूद छिछले समुद्रों में समा गए थे। तेल के ऐसे संभावित क्षेत्र 10 लाख वर्ग किलोमीटर अर्थात देश के कुल भू क्षेत्र के लगभग 1/3 भाग में फैल गए। ये उत्तरी मैदानों, थार मरुस्थल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के चारों ओर फैले हुए हैं। ये भारत के लगभग 13 महत्वपूर्ण नदी तटों की परतों को धारण करते हैं। आगे देखते हैं तेल उत्पादक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति तक असम एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पेट्रोलियम को निकालकर डिगबोई स्थित तेल शोधक कारखाने में शुद्ध किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए तेल क्षेत्रों की खोज करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई। इसने असम में नए तेल क्षेत्र नहरकटिया, मोरान, शिवसागर आदि खोज निकाले। गुजरात के मैदान और कैम्बे का समुद्र तट परिधि क्षेत्र दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र बने। तेल के प्रमुख भंडार अरब सागर में बॉम्बे हाई क्षेत्र में पाए गए हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई मुहानों पर भी तेल के भंडार हैं। कावेरी के तटवर्ती क्षेत्र से तेल का निष्कर्षण आरंभ हो गया है। अगला शीर्षक है हमारा तेल शोधन। वर्तमान में भारत में 14 तेल शोधक कारखाने हैं। इनकी शोधन क्षमता 65 मीट्रिक टन है। ये डिगबोई, वडोदरा, गुवाहाटी, मुंबई, बोंगाईगांव, कोची, बरौनी, चेन्नई, हल्दिया, विशाखापट्टनम,
मथुरा और मंगलूर में स्थित है। एक नया तेल शोधक कारखाना पन्नमगुड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पानीपत स्थित तेल शोधक कारखाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। अगला शीर्षक है हमारा प्राकृतिक गैस। यह कई गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन होती है तथा 0.20% तक अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथेन गैसें होती हैं। प्राकृतिक गैस ईंधन का प्रमुख स्रोत है। यह अन्य जीवाश्म ईंधनों के साथ पाई जाती हैं। यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से बनती हैं। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्यतः यह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का मिश्रण है जिसमें मीथेन 80 से 90% तक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अशुद्धियां भी पाई जाती हैं जैसे सल्फर, जलवाष्प आदि होते हैं। भारत या अन्य सभी स्थानों पर गैस भंडार प्राय तेल क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। भारत में पृथक प्राकृतिक गैस भंडार त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात से उड़ीसा तक समुद्र तट की परिधि के सभी तेल क्षेत्र हैं। भंडार और उत्पादन। भारत में प्राकृतिक गैस के पहुंच वाले सभी भंडार लगभग 600 अरब घन मीटर में फैले हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राकृतिक गैस का उत्पादन लगभग नगण्य था, यानी कि ना के बराबर था। वर्ष 1981 में यह 24,000 लाख घन मीटर और वर्ष 1987 में बढ़कर लगभग 1 लाख घन मीटर तक पहुंच गया था। वर्ष 1997 में यह 2,30,000 लाख घन मीटर रिकॉर्ड किया गया। प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कैम्बे का तट, पश्चिमी समुद्र तट की दक्षिणी घाटी, कावेरी का समुद्र तट और असम है। भारत में प्राकृतिक गैस का भविष्य उज्जवल है। आगे देखते हैं ऊर्जा स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस। यह वर्तमान समय में बहुत तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। इसका प्रयोग सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में विद्युत उत्पादन में तथा उद्योगों में किया जाता है। बड़े नगरों में सार्वजनिक परिवहन के साधनों में सीएनजी के प्रयोग से प्रदूषण कम हुआ है। नए आंकड़ों के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस की संचित राशि 70,000 करोड़ घन मीटर है। अधिकांश गैस गुजरात अपतटीय क्षेत्र, बॉम्बे हाई क्षेत्र तथा कावेरी के अपतटीय क्षेत्र से प्राप्त की जा रही है। देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन, नियंत्रण एवं रखरखाव के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। प्राकृतिक गैस के देश के उत्तरी आंतरिक भागों में वितरण हेतु 1750 किलोमीटर लंबी हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। यह गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के 4 मध्य प्रदेश व राजस्थान के एक उर्वरक कारखानों को गैस तथा कावस, अंता तथा औरैया या के शांति ग्रहों को ऊर्जा प्रदान करती है। अगला शीर्षक है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण और चिरस्थायी स्रोत है। भारत में गुणवत्ता वाले कोयले और प्राकृतिक तेल की कमी है, अतः यह आशा की जा रही है कि नाभिकीय ऊर्जा एक अनुपूरक भूमिका का निर्वाह करेगी। नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त खनिज यूरेनियम, थोरियम, जर्कोनियम तथा चेरेलाइट आदि हैं। इस समय ऊर्जा के प्रमुख साधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। पेट्रोलियम तथा गैस भंडार देश में अपर्याप्त हैं। कोयले के भंडार असमान वितरित हैं तथा केवल वर्तमान जरूरतों को पूरी करने भर के लिए हैं। यूरेनियम की 1 ग्राम मात्रा 1000 टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पादन कर सकती है। नाभिकीय शक्ति ग्रहों को आसानी से उन स्थानों पर लगाया जा सकता है जहां अन्य शक्ति संसाधन नहीं हैं।
अथवा कम मात्रा में है। यह बीज परिष्कार करके कृषि को उन्नत करती है। औषधि और चिकित्सा के क्षेत्रों में भी इसके बहुत से उपयोग हैं। भारत थोरियम, जर्कोनियम आदि कुछ नाभिकीय खनिजों से समृद्ध है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास का भविष्य उज्जवल है। यह तकनीकी क्षमता धारण करती है और नाभिकीय विद्युत उत्पादन करने की आवश्यक सामग्री है। इतना अवश्य है कि इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है। अगला है आपका यूरेनियम के भंडार। यूरेनियम के भंडार बिहार के सिंहभूम और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा असम आदि के कुछ भागों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूरेनियम के खान सिंहभूम जिले के जदुगुड़ा नामक स्थान पर है। भारत में मोनाजाइट रेत का विपुल भंडार है। इससे थोरियम निकलता है। यह रेत केरल के समुद्र तट पर निकलती है। थोरियम बहुत महत्वपूर्ण नाभिकीय खनिज है। विश्व में जर्कोनियम के सबसे बड़े भंडार भारत में हैं। इससे जर्कोनियम निकाली जाती है, जिसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भारत परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने में अग्रगण्य देश है। इस समय भारत में 6 परमाणु शक्ति ग्रह हैं। पहले से मौजूद परमाणु शक्ति ग्रह तारापुर, कोटा के पास, रावतभाटा, चेन्नई के पास, कलपक्कम और नरोरा में है। 2 नए शक्ति ग्रह ककरपाड़ा और कैगो में स्थापित किए गए हैं। हमें प्राविधिक क्षमता और नाभिकीय सामग्री की देश में बहुत आवश्यकता है। भारत में बाहर से किसी तरह की सहायता लिए बिना शक्ति ग्रहों को बनाने, निर्माण करने और चलाने की क्षमता है। अगला है विद्युत और पावर ग्रिड प्रणाली। ऊर्जा का सबसे उपयुक्त रूप विद्युत है। यह तापीय, जलीय तथा नाभिकीय हो सकती है। तापीय और जल विद्युत के बीच अंतर के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। तापीय शक्ति जलीय तथा नाभिकीय ऊर्जा जैसी ही सुविधाजनक और कार्यक्षम ऊर्जा तापीय शक्ति भी है। तापीय संयंत्र तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। इन खनिजों को जलाने से बनी ऊष्मा भाप बनती है और टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन विद्युत जनितों के साथ जुड़े होते हैं और तापीय विद्युत का उत्पादन करते हैं। तापीय शक्ति का स्रोत खनिज होते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि ये अनवीकरणीय या क्षय होने वाले संसाधन हैं। साधारणतः एक तापीय विद्युत अत्यधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। अगला है जल विद्युत शक्ति। एक झरने या मानव निर्मित बांध से गिरते हुए जल के बल को नियंत्रित करके जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऊंचाई से गिरने वाले जल से उत्पन्न बल टरबाइन को घुमाता है। यह टरबाइन विद्युत जनित के साथ जुड़ी रहती है और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करती है। जल विद्युत का स्रोत जल है, जो प्रचुर मात्रा में और अक्षयनीय संसाधन है। जल विद्युत प्रदूषण से मुक्त है। अगला है भारत में विद्युत उत्पादन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने विद्युत उत्पादन में बहुत अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट थी। 1996-97 के समाप्त होने तक यह बढ़कर 86,000 मेगावाट हो गई। हमने विद्युत उत्पादन में बहुत अच्छी प्रगति की है, लेकिन यह मांग की तुलना में अभी भी बहुत कम है। अगला है हमारा पावर ग्रिड प्रणाली। भारत में हम भिन्न भिन्न प्रकार के शक्ति ग्रहों को देखते हैं। ये बड़े और छोटे दोनों तरह के हैं। ये समूचे भारत में फैले हुए हैं। ये शक्ति ग्रह तापीय, जलीय या नाभिकीय विद्युत का उत्पादन करते हैं। इन शक्ति ग्रहों द्वारा उत्पादित विद्युत क्षेत्रीय ग्रिड में प्रविष्ट होती है। एक क्षेत्रीय ग्रिड कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल तथा नाभिकीय खनिजों जैसे विद्युत के सभी प्रमुख स्रोतों द्वारा उत्पादित
विद्युत को प्राप्त करता है तथा उसका वितरण करता है। देश में एकमात्र राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को बनाने या विकसित करने का प्रस्ताव है। यह न केवल सभी क्षेत्रीय ग्रिडों को परस्पर जोड़ेगा, बल्कि भारत के सभी भागों में विद्युत का उचित वितरण भी सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय पावर ग्रिड का मुख्य लाभ यह है कि विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों को उन क्षेत्रों की आपूर्ति की जा सकती है जहां विद्युत का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। यह ऐसी आकस्मिक स्थिति को भी तुरंत संभाल लेता है जो विद्युत प्रणाली में अवरोध आने के कारण उत्पन्न होती है। अगला शीर्षक है खनिज और विद्युत संसाधनों का संरक्षण। मानव के आदि युग से आधुनिक औद्योगिक युग तक विकास होने में खनिजों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तापीय और नाभिकीय ऊर्जा के वर्तमान स्रोत जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम आदि भी खनिज समूह के अंतर्गत आते हैं। इन सभी कारणों से इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। खनिज क्षयशील या अनापूर्णीय होते हैं। कोयले की परत या लौह अयस्क के जमा होने में प्रकृति लाखों वर्ष का समय लेती है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे विद्युत के कुछ संसाधनों के मामले में दुर्लभता पहले से ही महसूस की जा रही है। धातुओं के भंडार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उद्योग अपनी नई सामग्रियों, मशीनों तथा औजारों और विद्युत आवश्यकताओं के लिए खनिजों पर निर्भर रहते हैं। उत्खनन प्रविधियों में परिष्कार और उद्योग की मांग के कारण उनका तेज गति से दोहन किया जा रहा है। खनिजों का वितरण भी असमान है। इनकी उपलब्धता भारत तथा विश्व के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। इन देशों के लिए यह गंभीर समस्या है कि जहां खनिजों के भंडार नहीं है, खनिज संसाधनों का दोहन योजनाबद्ध तरीके से न किए जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अगला शीर्षक है हमारा सौर ऊर्जा। पृथ्वी को सूर्य से अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारणों में जितनी ऊर्जा संचित है, उतनी ऊर्जा केवल 10 सप्ताह में सूर्य से प्राप्त हो जाती है। यह ऊर्जा व्यापक रूप से उपलब्ध है तथा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। अनेक देशों में खाना बनाने, घरों व कारखानों को गर्म करने आदि में इस ऊर्जा का प्रयोग होता है। सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए सौर संग्राहकों का उपयोग किया जाता है। इससे जल को गर्म किया जा सकता है। फोटोवोल्टेइक सेलों द्वारा सौर ऊर्जा से सीधे बिजली बनाई जा सकती है, किंतु अभी इसे अधिक सक्षम व सस्ता बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा तथा भारत में थोड़ी मात्रा में फोटोवोल्टेइक सेलों का उत्पादन किया जा रहा है। अगला शीर्षक है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा की भांति पवन ऊर्जा का भी प्राचीन काल से ही उपयोग हो रहा है। पवन की शक्ति से जलयान, अनाज पीसने की पवन चक्कियां तथा जल पंप चलाए जाते हैं। अब पवन ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाने लगी है। पवन ऊर्जा में विकास की विशाल संभावनाएं हैं। उत्तरी अमेरिका में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं प्रशांत तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्रों में हैं। यूरोप में नीदरलैंड में प्राचीन काल से ही पवन चक्कियों का उपयोग हो रहा है। भारत में गुजरात तट पर भी कुछ पवन चक्कियां हैं। अगला शीर्षक है जैव समूह यानी कि बायोगैस। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के अवशिष्ट या वज्र पदार्थ जैव समूह कहलाते हैं। इनके अंतर्गत ईंधन, लकड़ी, कृषि और वनों के अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं के मलमूत्र आदि आते हैं। बायोमास कार्यक्रम 2 चरणों का है। प्रथम चरण उत्पादन का और दूसरा उपयोग का है। उत्पादन कार्यक्रम में कम समय के भीतर जलाऊ लकड़ी पाने के लिए शीघ्रता से उगने वाले पौधों को खोज तथा वनस्पति विहीन भूमियों पर वृक्ष लगाना सम्मिलित है। जैव समूह उपयोग कार्यक्रम के 2 प्रमुख संगठन हैं।
सबसे पहला है जैव समूह ब्रिकेटिंग तथा जैव समूह का गैस में बदल जाना। अगला शीर्षक है बायोगैस। बायोगैस को पौधों की व्यर्थ सामग्री, कूड़ा करकट, कृषि की झाड़ झंखाड़, फसलों के अवशिष्ट आदि से बनाया जाता है। बायोगैस डाइजेस्टर की सहायता से इसका उत्पादन करते हैं। इसके मुख्य संगठन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसका प्रयोग एलपीजी के स्थान पर किया जा सकता है। यद्यपि बायोगैस और गोबर गैस बनाने की प्रक्रिया एक ही है, लेकिन इसमें निम्नलिखित भिन्नताएं हैं। सबसे पहला है बायोगैस को पौधों तथा वनस्पतियों की व्यर्थ सामग्री से तैयार किया जाता है। गोबर गैस को पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि के मल से तैयार किया जाता है। बायोगैस में मीथेन की अत्यधिक मात्रा 80% होती है। इससे तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। गोबर गैस में मीथेन की केवल 55% मात्रा ही रहती है। गोबर गैस संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है किसानों की ऊर्जा और खाद की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, गांवों को विद्युत की आवश्यकता को स्वयं पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए, और तीसरा है गांवों को सस्ती दर पर ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अगला शीर्षक है भूतापीय ऊर्जा। वर्ष 1904 में इटली में भूतापीय ऊर्जा का विकास किया गया था। अब रूस, जापान, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, मैक्सिको, हवाई द्वीप तथा कैलिफोर्निया में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा। पानी के संकरे प्रदेश द्वार में जाने वाली उच्च ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा बनाने के काम आती है। यह भी ऊर्जा का क्षय न होने वाला तथा निःशुल्क साधन है। खंबात और कच्छ की खाड़ियाँ ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन करने के अनुकूल स्थान हैं। सुंदरवन डेल्टा में भी ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। यह अनुमान है कि 3 घाटियों में 8000 से 9000 मेगावाट ज्वारीय विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। वर्ष 1988 में कच्छ की कहाड़ी में 600 मेगावाट ज्वारीय विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। तो ये था आपका पाठ। कुछ याद रखने योग्य बातें जो आपने इस पाठ में पढ़ी। ऊर्जा या शक्ति उत्पादन करने वाले सभी स्रोत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। ऊर्जा के संसाधनों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। ईंधन को गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। गुणवत्ता की दृष्टि से कोयला 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए तेल क्षेत्रों की खोज करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में 14 तेल शोधक कारखाने हैं। इनकी शोधन क्षमता 65 मीट्रिक टन है। ऊर्जा का सबसे उपयुक्त रूप विद्युत है। यह तापीय, जलीय या नाभिकीय हो सकती है और पेड़ पौधे तथा जंतुओं के अवशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ जैव समूह कहलाते हैं। तो ये था आपका पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अभ्यास कार्य है, वो आपको स्वयं से करने हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।